श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं और सभी हमारे प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सभी को प्यार भरे राधे राधे और नमस्कार। आज का सब्जेक्ट लेने से पहले आज का चैप्टर लेने से पहले हम पुराने चैप्टर की बात कर लें। तो हमने बात की थी दुकान, कार्यालय, फैक्ट्री। इसके बाद अब आ जाता है आप लोगों का सबसे चहीता चैप्टर। सभी लोग अपने घर में निवास करते हैं और चाहते हैं कि उनको उनके घर के वास्तु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। अभी तक जो भी रहा वो रहा, जैसे गुरुजी ने पढ़ाया है हम वैसे ही चलेंगे। एक भी पेज ना पहले पलटा जाएगा ना पहले पढ़ाया जाएगा। मन तो बहुत करता है कि आप अपनी समस्या का समाधान पा जाएं, पर चूँकि सिलेबस जैसे है वैसे ही पढ़ाया जाएगा। रॉ मटेरियल से ही हम प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। प्रोडक्ट से हम रॉ मटेरियल बना सकते हैं, पर बनाने से लाभ नहीं है। फंसा दिया ना। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए, आंतरिक ग्रह सज्जा और वास्तु, इंटीरियर डेकोरेशन विद वास्तु। आंतरिक इंटीरियर होता है ना, तो आंतरिक ग्रह सज्जा और वास्तु। घर केवल रहने के लिए नहीं होता, वही घर वापस लौटने के लिए भी होता है। जिस घर में वापस लौट के आने की इच्छा बनी रहे वही घर अच्छा घर होता है। गृहिणी को चाहिए कि घर के सभी सदस्यों के वापस आने का इंतज़ार करे, और जब लोग घर आने वाले हों तो घर की व्यवस्था को इस प्रकार बढ़िया बना के रखे कि सभी को घर पर वापस आने पर अच्छा माहौल मिले। अच्छा घर वही होगा जहाँ का वातावरण और व्यवस्था उसमें रहने वाले व्यक्तियों के मन में आनंद और प्रसन्नता का संचार करती रहे। आनंद और प्रसन्नता वर्धक 3 बातें हैं। पहला है समाधान, दूसरा है सदाचार, तीसरा है व्यवस्था। जिज्ञासु का प्रश्न है, प्रश्न लिखें। व्यवस्था घर की शोभा है, सदाचार घर की सुवास है, समाधान घर का सुख है। यह कैसे है, कृपया स्पष्ट करें। उत्तर है, वास्तुकला और आंतरिक सज्जा एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार भूखंड का वास्तुमंडल चक्र होता है, उसी प्रकार प्रत्येक कक्ष का भी वास्तुमंडल चक्र होता है। उसी अनुसार उपकरण और उपस्कर स्थापित करना उचित होगा, ताकि भार के अनुरूप वास्तु में संतुलन व समन्वय बना रहे।
भार के अनुरूप जहाँ पर लिखा है उसी के नीचे लाइन में ब्रैकेट में लिख दें लोडिंग आस्पेक्ट। अगली हेडिंग लिखेंगे मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार सुंदर व आकर्षक ही होना चाहिए तथा उस पर मांगलिक शुभ चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक, कलश, शंख, कमल, गणेश, लक्ष्मी आदि के चित्र बने हों। तोता, मैना, मयूर, युगल मयूर के चित्रों से सुसज्जित हो। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने प्रातः बेला में भूमि स्वच्छ कर अल्पना या रंगोली बनाना उल्लास और प्रसन्नतादायक होता है। दक्षिण भारत के घरों में यह परंपरा आज भी है। हर घर में आज भी रोज़ प्रातः समय में स्नान करके घर में रंगोलियाँ बनाते हैं। अगली हेडिंग है पूजा कक्ष। शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आंतरिक गृह सज्जा और वास्तु। घर केवल रहने के लिए नहीं होता, वही घर वापस लौटने के लिए भी होता है। जिस घर में वापस लौटने की इच्छा बनी रहे वही घर अच्छा घर होता है। घर की गृहिणी। गृहिणी का केवल गृहिणी का मतलब पत्नी से नहीं, जो भी घर में रुक रहा है या जो भी घर में रहता है और जो लोग बाहर जाते हैं, उस घर में रुकने वाले व्यक्ति को, गृहिणी को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छे मन से उन सभी लोगों के दिन भर के अच्छे क्रियाकलाप के बारे में सोचे। बच्चा पढ़ने गया है तो उसके स्कूल के बारे में, पढ़ाई के बारे में सोचे। पति गया है या कोई और भी पारिवारिक सदस्य बाहर काम पे गया है तो उसका सब भला हो ऐसा सोचे और उनके आने का इंतज़ार करे। और जब वो आने वाले हों उससे पहले घर को सुगंधित करे। उनके खाने पीने का, थक के कोई आया है, कोई गर्मी में आया है, कोई दूर से आया है, तो उसके आने के बाद किसी को नहाना है, किसी को चाय पीनी है, किसी को भूख लगी है, किसी को बच्चे हैं मान लो उनको ड्रेस चेंज करनी है, बैग रखना है, थक के आ गए हैं, देर से आए हैं, तो उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखें। अच्छा घर वही होगा जहाँ का वातावरण, माहौल अच्छा होना चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सब चीज़ें ठीक से होनी चाहिए। जब वास्तु सम्मत होंगी तो व्यवस्थाएं ठीक होंगी, क्योंकि आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अच्छे से काम करेंगे तो कमाएंगे तो अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, तो वातावरण और व्यवस्थाएं ठीक होंगी। व्यक्तियों के मन में आनंद और प्रसन्नता का संचार रहेगा। आनंद और प्रसन्नता वर्धक चीज़ें जो समाधान, सदाचार और व्यवस्था है वो ठीक रहेंगी तो आनंद भी रहेगा और प्रसन्नता भी रहेगी। अगला प्रश्न है, व्यवस्था घर की शोभा है, सदाचार घर की सुवास है, समाधान घर का सुख है, स्पष्ट करें। वास्तुकला और आंतरिक सज्जा एक दूसरे के पूरक हैं, जिस प्रकार भूखंड का वास्तुमंडल चक्र होता है। बात आगे की है पर यहीं पे स्पष्ट कर देते हैं। पृथ्वी को अगर बीच से काट दिया जाए, बेड़ा बेड़ा, जैसे नींबू काटते हैं बीच से, नींबू को कभी खड़ा नहीं काटते, बेड़ा काटते हैं फिर खड़ा काटते हैं, नहीं तो उसका रस इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसे संतरे को भी छीलने की जगह अगर बीच से काटे तो जैसे पिज़्ज़ा स्लाइस जैसा बन जाएगा, ऐसे ही पृथ्वी को काटेंगे तो पिज़्ज़ा स्लाइस जैसे स्लाइसेस बन जाएंगे और ये दिशाओं के जोन होंगे और ये 16 जोन होंगे। बीच का जो स्थान होगा ब्रह्म स्थान होगा।
जिस प्रकार भूमंडल का वास्तुमंडल चक्र होता है, उसी प्रकार कमरों का, प्रत्येक कक्ष का भी वास्तुमंडल चक्र होता है। उसी अनुसार उपकरण या उपस्कर स्थापित करना चाहिए। जो भी सामान रखना है घर में, वो स्थान पर उसी चीज़ को बनाना चाहिए जिस जगह पर जो दिशा कहती है। अग्नि के स्थान पे अग्नि, जल के स्थान पे जल, आराम के करने की जगह पे आराम करने की चीज़, सोने की जगह पर बेड आना चाहिए, पूजा की जगह पर पूजा की चीज़ें होनी चाहिए और स्टोरेज की जगह पर स्टोर। अगली हेडिंग है मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार सुंदर व आकर्षक होना चाहिए तथा उस पर मांगलिक शुभ चिन्ह होने चाहिए, जैसे ओम, स्वास्तिक, कलश, शंख, कमल, गणेश लक्ष्मी आदि के चित्र हों। कोशिश कीजिए गणेश जी का चित्र ना हो, बोला है होना चाहिए, पर वो विशेष दरवाज़ों पर प्रयोग किया जाता है। हर जगह मुख्य दरवाजे पर गणेश जी का चित्र नहीं लगाते। लक्ष्मी जी को विराजमान कर सकते हैं विष्णु जी के साथ। तोता, मैना, मयूर, युगल मयूर, दो मयूर नृत्य करते हुए ऐसे चित्र भी सुसज्जित कर सकते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने प्रातः बेला में भूमि पर थोड़ा सा पानी खींचना चाहिए, उसे स्वच्छ करना चाहिए। फिर वहाँ पर जो अल्पना बनाते हैं, उसे चावल को पीस के हल्दी मिला के वो ऐसा कुछ, तो वो बना सकते हैं। रंगोली बना सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहता है अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते। दक्षिण भारत के घरों में आज भी ये परंपरा है कि वहाँ पर रंगोली बनाई जाती है और लेडीज़ें जो है, महिलाएं जो हैं, मुख्य तौर पे अपनी बालों में गजरे का प्रयोग करते हैं, तो उससे माहौल और दृष्ट दोनों चीज़ें, जो दृश्य है वो अच्छा हो जाता है। पूजा कक्ष की बात है। अगली हेडिंग है मकान में पूजा का स्थान ईशान में इस तरह सुसज्जित होना चाहिए कि उससे दिव्य भावनाओं का प्रस्फुटन हो। भावनाएं हमारी अच्छी रहेंगी जब हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। अब मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए मस्तिष्क का स्थान ठीक होना चाहिए। मस्तिष्क के स्थान पर, जहाँ पर मस्तिष्क का स्थान आता है, वहाँ पर वास्तु पुरुष का मस्तिष्क भी आता है, इसलिए मस्तिष्क कहा जा रहा है। तो उस जगह पर ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सर आता है। सर में मस्तिष्क है, उसमें विचार हैं, मन है, ऊर्जा है, गतिमान होती है। अब वहाँ पर अगर आपने 1 कुंटल का संगमरमर का पत्थर का मंदिर ला के रख दिया, या वहाँ पे कोई सेफ रख दिया, कोई भारी सामान रख दिया, तो वो वहाँ पर जमाव वाली स्थिति कर देगा, रोकेगा, अवरोध पैदा करेगा। इसलिए वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो लिखा है मकान में पूजा का स्थान ईशान में इस तरह, मतलब एक प्रकार है जरूरी, उस प्रकार से ही सुसज्जित होना चाहिए। हर प्रकार से वहाँ पर पूजा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। आराध्य देव की मूर्ति ईशान में रखें, हाँ ठीक है। ईशान का एक फिक्स कोण होता है। ईशान दिशा में 2 कोण होते हैं, उसमें एक कोण ऐसा होता है जहाँ पर मूर्ति रखनी चाहिए। ईशान का अर्थ ही है ईश का स्थान। डिटेल में जाएंगे तो क्वांटम फिजिक्स में ईथर पढ़ाया जाता है, तो वो ईश का स्थान होता है। पूजा करते समय मुख जो है वो पूर्व या उत्तर की ओर हो। देखिए पहले ही पढ़ाया था कि पूर्व और उत्तर से सूर्य की रोशनी पूरब से, वो पॉजिटिव एनर्जी उत्तर से आती है। तो जो नॉर्थ ध्रुव है वो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है और दक्षिण की तरफ जाती है। पूजन करने में खंडित मूर्तियों का चित्र ना रखें। कोई भी चीज़ टूटी हुई है, शीशा टूटा हुआ है, आप उसमें कितने देर तक मुंह देख सकते हैं? अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी देर बाद आप चाहेंगे छोड़ो, सही वाला होता तो ठीक रहता। तो वहाँ पे मूर्तियाँ भी अगर ख़राब हैं और आप उनको देखेंगे तो आपका मन खराब होगा। तो टूटी मूर्तियों को, खंडित मूर्तियों को वहाँ पे ना रखें। पूजन कक्ष की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जूते चप्पल दूर रखने चाहिए, वहाँ पे बैठ के खाना नहीं चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, मन प्रसन्न रहेगा ना। इसमें शयन कक्ष, सौंदर्य प्रसाधन, कचरा, झाड़ू, जूता चप्पल आदि वस्तुएं ना रखें। तो ये सब चीज़ें उनके जोन में रखें, पूजा स्थान में क्यों रखना है? इसका दुष्परिणाम विकलांग संतति के रूप में होता है। तो अब अगर किसी का मस्तिष्क के स्थान पे आपने बहुत भारी चीज़ रख दी है और वहाँ पे कोई दिक्कत है, तो आपको न्यूरो संबंधी समस्याएं होंगी, आपकी विचारधारा चेंज हो जाएगी, आपके विचारों में द्वेष भावना आ जाएगी, ईर्ष्या आ जाएगी, कुंठा आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा।
7 तल होते हैं शरीर के, उसमें से जो मन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नेगेटिव हैं, और मन क्या ही हम करना चाहते हैं, मन को ही संतुष्ट करना चाहते हैं। मन करता है तो ये करेंगे, मन नहीं करता है तो वो नहीं करेंगे। मन सारी नेगेटिव चीज़ों का राजा है, तो मन की जितनी भी चीज़ें हैं मंदिर के स्थान पे नहीं रखनी चाहिए। पूजन कक्ष में प्राकृतिक प्रकाश एवं शुद्ध वायु की प्रचुरता हो। पहले ही कहा है उत्तर और पूरब को खुला रखें। खुला रहेगा तो वास्तु के हिसाब से वहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश, शुद्ध वायु, हवा आती रहेगी। उसे कवर करके बंद ना करें, कोशिश ऐसी करें। तो अगर किसी भी वास्तुविद से नक्शा बनाएंगे तो वो इस जगह को खोल के रखेगा। किसी इंजीनियर से नक्शा बनाएंगे तो वो आपकी सुविधा के हिसाब से इंच बाई इंच जगह को अच्छे से प्रयोग करके आपको बड़ी से बड़ी जो भी ज़रूरत आप कह रहे हैं, कमरा बनाना है तो बड़ा कमरा बनाएगा, किचन बनाना है तो बड़ा किचन बनाएगा, उतने ही स्पेस में अच्छे से सब चीज़ें बना देगा। पर ज़रूरी नहीं है कि वो उत्तर और पूर्व को खुला रखे। पर वास्तु वाले से नक्शा बनवाएंगे तो वो आपके नक्शे में पूर्व और उत्तर को खुला रखेगा। तो पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव एनर्जी दोनों आपके पास आती रहेंगी। रसोई घर, अगली हेडिंग जो थी वो रसोई घर है। रसोई घर आग्नेय कोण में बनाना सर्वश्रेष्ठ है। रसोई बनाते समय गृहिणी का मुंह पूर्व की ओर रहने से सद्भावों एवं सात्विक विचारों का प्रभाव भोजन पर पड़ेगा, जो पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। सूक्ति भी कही गई है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। पीने के पानी की टंकी, घड़ा, फिल्टर कक्ष के ईशान में तथा रसोई के दक्षिण भाग में मसाले, आटा, अचार, दाल, चावल आदि सामग्री रखना चाहिए। फ्रिज, मिक्सी आदि आग्नेय भाग में रखें। भोजन बनाते समय गृहिणी की पीठ की ओर रसोई का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अगला हेडिंग है चित्र। चित्र चरित्र का निर्माण करते हैं, अतः मन में विकार उत्पन्न करने वाले चित्र घर में ना रखें। शांति, पवित्रता और प्रेरणा वाले प्रकृति के चित्र, देवता एवं महापुरुषों के चित्रों से घर सुसज्जित करें। अगली हेडिंग है बैठक, ड्राइंग रूम। बैठक में उपस्कर व उपकरण दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके पूर्व और उत्तर में खुली जगह अधिक रखें। यदि उत्तर पूर्व की ओर सोफ़ा आदि रखना आवश्यक हो तो दीवार से लगभग 150 मिलीमीटर दूर रखें। उत्तर पूर्व की दीवारों से टिकाकर कोई भी वस्तु ना रखें। तीर आकृति की सज्जा भी बैठक में ठीक नहीं होती। बैठक एवं शयन कक्ष के आग्नेय कोण में टीवी रखें तथा एंटीना ऊपर छत पर नैऋत्य में लगाएं। दर्शकों को दूरी टीवी से कम
10 फीट अवश्य रखनी चाहिए। 2 हेडिंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर रसोई घर, अग्नि के स्थान में आग्नेय कोण बोला जाता है। आग्नेय कोण में अग्नि का स्थान है। रसोई घर की स्थिति सर्वश्रेष्ठ इसी स्थान पर मानी गई है। रसोई बनाते समय, खाना बनाते समय गृहिणी का मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए। इससे सद्भावना बनी रहती है, उसके विचार सात्विक रहते हैं, उसके विचारों में उतल पुतल नहीं होती। और जब शांत भाव से भोजन बनाया जाएगा तो पूरे परिवार के लिए वह स्वास्थ्यवर्धक होगा। सूक्ति में लिखा गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अच्छा खाएंगे तो अच्छा मन बनेगा, और उसी की जगह पे थोड़ा गलत खाएंगे तो मन भी खराब हो जाएगा। पीने के पानी की टंकी, घड़ा, फिल्टर कक्ष के ईशान में रखें। दक्षिण भाग में मसाले, आटा, अचार, दाल, चावल आदि सामग्री रखें। साउथ के बगल में एक दिशा होती है साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, सॉरी, साउथ साउथ ईस्ट जो है वो स्टोर के लिए रखनी चाहिए। उससे आत्मविश्वास का जोन होता है। तो आत्मविश्वास, जब आपके पास स्टोर में सब कुछ रहेगा तो गृहिणी का आत्मविश्वास बना रहता है, और आत्मविश्वास बना रहता है तो प्रसन्न रहती है। तरह तरह की चीज़ें बना बना के आपको खिलाएगी। भोजन बनाते समय गृहिणी की पीठ का ध्यान रखना चाहिए। उसके पीठ की ओर दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। अगली हेडिंग है चित्र। चित्र चरित्र का निर्माण करते हैं, अतः मन में विचार विकार वाले भी उत्पन्न करते हैं और अच्छे। तो ध्यान रखें कि हमेशा चित्र जो भी देखे और उसको जो प्रभाव मिले उससे, वो शांति, पवित्रता और प्रेरणा वाली प्रकृति के चित्र लगाने से शांति, प्रेरणा और मन को सुकून मिलता है। वहाँ पर हमको महापुरुषों और देवताओं के चित्र भी घर में सुसज्जित करने चाहिए, उससे भी हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। अगली हेडिंग है बैठक और ड्राइंग रूम। बैठक में उपस्कर व उपकरण दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में रखना चाहिए। सोफ़ा डालना है तो आप दक्षिण में डालिए। आप बैठेंगे तो आपकी पीठ दक्षिण की तरफ हो जाएगी, पश्चिम की तरफ हो जाएगी, और आपका मुंह पूर्व और उत्तर की तरफ होगा। जहाँ तक हो सके पूर्व और उत्तर में खुली जगह अधिक रखें। इस तरीके से बनाएं। वास्तु वाले से बनवाएंगे नक्शा तो वो इस तरीके से बनाएगा कि आपका उत्तर और पूर्व हर जगह खुला रहेगा। यदि उत्तर पूर्व की ओर सोफ़ा आदि रखना आवश्यक ही हो तो, सोफ़ा रखना है मान लो और जगह कम है और सोफ़ा उसी दिशा में आप रखना चाह रहे हैं, तो फिर दीवार से उसको 150 मिलीमीटर की दूरी पर रखें। इससे हवा का आना जाना हो सके, सफाई वगैरह भी हो सके, और थोड़ा सा कोण छोड़ देंगे तो वो स्थान खाली रहेगा। उत्तर पूर्व की दीवारों से टिकाकर कोई भी वस्तु ना रखें। तीर आकृति वाली जो साज सज्जा के लिए चीज़ें होती हैं वो बैठक में नहीं रखनी चाहिए। नुकीले डायरेक्शन वाली कोई भी चीज़ हम अपने ड्राइंग रूम में, बैठक कक्ष में ना रखें। शयन कक्ष में भी ना रखें, और शयन कक्ष के आग्नेय कोण में टीवी लगाएं, उसमें एनर्जी चलती है। एंटीने का अब ज़माना नहीं रहा, लेकिन जिस समय में ये पढ़ाया और लिखा गया होगा, वास्तु प्राचीन चीज़ है, वेदों से आई है, पुराणों से आई है, तो नया नवीनीकृत होते होते उस समय पे भी ये चीज़ लिखी गई, जब उस समय पर एंटीना लगाया जाता था। अभी एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम वाईफाई जोन में हैं, तो वाईफाई के समय में एंटीना का उतना आवश्यकता अब नहीं है। दर्शकों को टीवी से दूरी आपको कम से कम 10 फीट की अवश्य रखनी चाहिए। अब स्मार्ट टीवी आ गए हैं, फिर भी हमको चाहिए कि हम
5 से 7 फीट दूर रहें टीवी से। तो अब टीवी लगती है दीवार पे, हैंगिंग वॉल पे, तो वो वैसे ही आपसे 5 फुट की दूरी तो रहती ही है। पर अगर कहीं ऐसा फंस जा रहा है, स्पेस कम है और टीवी लगाना ही पड़ रहा है और हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं कि वो हमारा 5 फीट से कम दूरी पे है, तो कोशिश करें कि हम उसको तब देखें जब हम उससे 5 फीट से अधिक दूरी पर बैठें। ठीक है, अगला हेडिंग लिख लीजिए, भोजन कक्ष। ड्राइंग रूम हो गया, पहले बैठक भी हो गई। अगला है डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष। आधुनिक रहन सहन में भोजन कक्ष ड्राइंग रूम का एक हिस्सा है। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था बनावें कि भोजन करते समय मुंह दक्षिण की ओर न हो, पूर्व की ओर ही रहे। किसी भी कमरे या स्थान पर रहें, पूर्व की ओर मुंह करके पानी पीने का अभ्यास बना ले। स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा और उत्तम होगा। डाइनिंग टेबल अंडाकार या षटकोणीय ना हो। कुर्सियों का भी बैक तिकोना या ऊपर की ओर तीर की तरह ना हो। इसके भी अनेक दुष्प्रभाव देखे गए हैं। जापान में प्रायः आज भी भारतीय पद्धति के अनुसार अर्थात जमीन पर बैठकर सामने 18 इंच ऊंची टेबल रखकर 18 सेंटीमीटर ऊंची टेबल रखकर ही भोजन किया जाता है, जो योगासन की दृष्टि से भी भोजन पाचन के लिए हितकर स्थिति है। 18 सेंटीमीटर ऊंची टेबल पर भोजन रखकर भोजन करते समय व्यक्ति को थोड़ा सा टेबल की तरफ भोजन को प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। इससे उसकी बड़ी आंत और छोटी आंत, इंटेस्टाइन लॉन्ग और स्मॉल, दोनों पर प्रेशर दबाव पड़ता है, जो भोजन को पचाने में सहायक है। जल्दी से ले लेते हैं, भोजन कक्ष डाइनिंग रूम। आधुनिक रहन सहन में भोजन कक्ष ड्राइंग रूम का एक हिस्सा हो गया है। हम एक लॉबी जैसी बना लेते हैं मकान में, ओपन स्पेस, उसी में लोगों को बिठाते हैं, वहीं पे बगल में डाइनिंग टेबल होती है और सब कुछ मिक्सअप रहता है। जबकि वेदों में या पुराणों में या पुराने लोगों से सुना होगा कि खाना, औरत और ज़मीन, कमाई, इन 2-4 चीज़ों को छुपा के करना चाहिए। तो जब भी भोजन करना हो तो छुपा के करें, अकेले में करें, परिवार के लोग ही बैठ के भोजन करें, बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए। पर यदि किसी को आप बुला ही रहे हैं तो उसको शामिल करें। तो खाने और ड्राइंग को अलग अलग रखें। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम अलग अलग होना चाहिए। कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि जब भी डाइनिंग टेबल को डाला जाए तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में रहे। इससे होगा क्या, जो बैठने वाले लोग हैं वो इस प्रकार बैठेंगे कि उनका खाना खाते समय मुंह जो है वो दक्षिणी दिशा की तरफ नहीं रहेगा, पूर्व की ओर रहेगा, उत्तर की ओर रहेगा, तो ज़्यादा ठीक रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलेगी। और पानी पीने के लिए विशेष नियम बताया है कि अभ्यास बना लें, आदत में डाल लें ये कि पानी जब भी पीना हो तो बैठ के पिएं और पूरब दिशा की तरफ मुंह करके पिएं। डाइनिंग टेबल कभी भी अंडाकार या षटकोणीय नहीं होनी चाहिए। कुर्सियों का भी बैक जो है ज़्यादा ऊंचा और तिकोना
नहीं होना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखने से भोजन करने की प्रक्रिया में शुभ फल प्राप्त होते हैं, अन्यथा दुष्प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। जापान में आज भी 18 सेंटीमीटर ऊंची टेबल रखकर खाना खाते हैं, जिससे छोटी आंत और बड़ी आंत पर खाने को प्राप्त करने के लिए सिर और कंधों को झुकाते हैं, तो छोटी आंत और बड़ी आंत पर एक दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे उनका जो संकुचन और जो वाइब्रेशन जो उसमें होती है, उससे वो खाना जल्दी पचाती है। तो आज की जो पढ़ाई है वो यहीं तक के लिए है। ठीक से पढ़िए, मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम रिवीजन को दें। आज की पढ़ाई यहाँ तक हमने कर ली है, हम इसको ठीक से दिन में करेंगे। आप लोग करिएगा, मन लगा के पढ़िए। और जो लोगों अपने मित्रों को फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पे जोड़ रहे हैं, उनका धन्यवाद। और जो सीखने में कोशिश कर रहे हैं उनका बहुत ही अच्छा, उनको भी बहुत बधाइयाँ। और जो लोग अलग से पर्सनल मैसेज करके भेज रहे हैं या कोई सवाल कर रहे हैं, वो सवाल तो कर सकते हैं, पर उसका उत्तर देना हमारा वीडियो बना के पॉसिबल होगा। अलग अलग सबको व्हाट्सएप पे जवाब देना नहीं हो सकेगा। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर हम निवेदन भी करते हैं कि आप बार बार व्हाट्सएप पे सवाल ना भेजें, हम उसके जवाब नहीं देंगे। आपको जो भी जवाब देंगे वो सिलेबस पढ़ाते पढ़ाते ही हम समझाते हुए चलेंगे। वैसे भी हम दौड़ नहीं रहे हैं, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही धैर्य से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पढ़ते चलें। अभी हम घर के अंदर आ गए हैं, कार्यालय, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस से होते हुए हम अपने घर में आ गए हैं। अब आप अपने घर की चीज़ों को लिखते चलें, पढ़ते चलें और मैच करते चलें। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर उसे फिर से सही जगह पर कैसे रखना है, नक्शे के हिसाब से, नक्शे पर सारे जोन कैसे ट्रीट करने हैं, वो सब कुछ आपको क्रमवार इसी कोर्स में बताया जाएगा। इसका हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, ये सेवार्थ है, योगदान में है। हम इसे शिक्षा का योगदान कहते हैं। वास्तु योगदान में हम आपको ये ज्ञान निःशुल्क रूप से दे रहे हैं। गुरुजी का कहना था कि आपको लोगों को अपने काबिल बनाना चाहिए, अपने जैसा बनाना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे तो आप भी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे। अच्छा वास्तुशास्त्री बनने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने घर के नक्शे पे काम करें, फिजूल के सवालों में ना उलझें, जल्दी से रेमेडी की इच्छा ना व्यक्त करें, और अगर हम मना कर रहे हैं तो उससे नाराज़ भी ना हो। हमें अपना प्यार, दुलार, स्नेह देते रहें। निवेदन वही है कि एस्ट्रो वास्तु शुभम फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, इससे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी निजी स्वतंत्रता पर है। इसके लिए मेरी तरफ से कोई भी दबाव, प्रेशर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक का कोर्स आपको मैं समझता हूँ कि आपने लिखा होगा, शिद्दत से आपने पढ़ाई की होगी, आपने उससे लाभ लेने के लिए एक दिमाग में एक स्थान बन जाएगा जिसमें वास्तु 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 चलता रहेगा। धीरे 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 चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। धुंधले से हम साफ पिक्चर देखने लगेंगे। घर हमारा कैसा होना चाहिए हमें समझ में आने लगेगा। पर कक्षा 1 के विद्यार्थी को हाई स्कूल का पेपर और सिलेबस नहीं दे सकते। तो अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। मेरा पूरा भरोसा है, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप भी वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर। सभी को प्यार भरा राधे राधे।